Hello friends, welcome to my channel. This is Rakhi Agarwal. Today I need to discuss on topic related to law, that is Companies Act 2013. The topic is Formation and Incorporation of Company. तो आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के बारे में। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के पहले हम लोग ये जानेंगे कितने मेंबर्स रिक्वायर्ड है पब्लिक कंपनी के लिए, कितने मेंबर्स रिक्वायर्ड है प्राइवेट के लिए और कितने 1% कंपनी के लिए। सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट बोलता है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग और फॉर फॉर्मिंग ए पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड है 7। अगर 7 से कम पर्सन होंगे तो पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं होगी। तो 7 और 7 से ज़्यादा पर्सन होना चाहिए पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो 7 members are required for incorporating public company. Minimum 2 number of members are required for incorporating private company and 1 person is required for incorporating 1-person company. 1-person company एक पर्सन से भी हो सकती है। प्राइवेट कंपनी के लिए 2 मेंबर चाहिए होते हैं मिनिमम और 2 से ज़्यादा, और पब्लिक कंपनी के लिए 7 मेंबर होना जरूरी है और 7 से ज़्यादा। उनसे कम होने से प्राइवेट कंपनी फॉर्म नहीं होती है एज पर सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब हम जानेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितना चाहिए अपने को कंपनी फॉर्म करने के लिए। पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 3 होने चाहिए। 3 डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड, मिनिमम होने चाहिए 3 डायरेक्टर्स। प्राइवेट के लिए 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए और 1-person कंपनी के लिए 1 डायरेक्टर। तो अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, प्राइवेट है तो 2 डायरेक्टर होने चाहिए और 1-person कंपनी है तो 1 डायरेक्टर होने चाहिए। अब सेक्शन 3A क्या बोलता है कि मेंटेनिंग। अच्छा, अब हम लोग ने कंपनी फॉर्म किया और कंपनी फॉर्म करने के बाद हमको उसको नंबर ऑफ मेंबर्स को मेंटेन भी करना पड़ता है। अगर हम लोग मेंटेन नहीं करेंगे, सपोज एक प्राइवेट कंपनी है, उसमें मिनिमम नंबर्स 2 है, 2 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड, और वो जब हम कंपनी चला रहे अपनी तो मेंबर्स कम हो गए हैं, बिलो 2 हो गए हैं, तब हमारे ऊपर लीगल एक्शन हो जाता है, सेवरली लायबल डेट एक्शन हो जाता है। तो सेक्शन 3A बोलता है कि अगर आप कंपनी चला रहे हो तो मेंटेन भी करना पड़ेगा आपको मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स को। क्या बोल रहा है, इफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग, if at any time the number of members of the company is reduced, अगर number of members reduce हो जाते हैं, in case of public company की केस में अगर 7 members are required और वो 7 members से कम हो जाते हैं, और in case of private company below 2 हो जाते हैं, एंड कंपनी फिर भी अपना बिजनेस चालू रख रही है, कैरी ऑन कर रही है फॉर मोर देन 6 months while the members are reduced during, मतलब कि बोलने का मतलब ये है कि अगर कंपनी के मेंबर्स रिड्यूस हो जाते हैं अपने मिनिमम लिमिट से, जो कि पब्लिक 7 है इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी की केस में 2 है, और उससे कम हो जाता है, फिर भी कंपनी अपना बिजनेस चला रही है फॉर मोर देन 6 months, तब क्या होता है कि जो भी पर्सन इस बिजनेस को चला रहा है, एवरी पर्सन हु इज द मेंबर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द टाइम बिजनेस इज कैरिंग ऑन, और वो अवेयर है कि ये हो रहा है गलत, तो वो सेवरली लाइबल फॉर द पेमेंट ऑफ, वो मेंबर भी और कंपनी भी सेवरली लाइबल फॉर पेमेंट ऑफ होल डेट ऑफ द कंपनी। कंपनी का जितना डेट है सब कंपनी पे करेगा, और कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग द टाइम, और मे बी सेवरली शूड देयर ऑफ, तो उस पर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो वही बोल रहा है, इफ एनी टाइम द नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी इज रिड्यूस, in case of public company below 7 and in case of private company below 2,
एंड द कंपनी कैरीज ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 6 months, अगर कंपनी कैरी भी करी अपना बिजनेस, अगर रिड्यूस मेंबर हो गए और कंपनी अवेयर है और मेंबर्स भी अवेयर है कि हमारे मेंबर कम हो गए हैं और हम बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं फॉर मोर देन 6 months, सो एंड तब क्या होता है कि एवरी पर्सन जो कि मेंबर है उस कंपनी का, ड्यूरिंग दैट टाइम it carries on the business after 6 months and is aware of the fact that it is carrying on business with less than 7 members or 2 members, then he shall be liable, severally liable for payment of whole debt of the company contracted during that time and may be severally sued thereof. ये सेक्शन 3A बोल रहा है. Now comes, अब बोल रहा है प्रमोटर का डेफिनेशन. प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर का डेफिनेशन सेक्शन 269 में ऑफ द कंपनीज एक्ट बोलता है कि जो भी बंदा कंपनी बनाने के फॉर्मेशन में अपना सारा स्किल्स लगा देता है, अपने सारी आइडियाज लगाते हैं, जो फुल एफर्ट लगा देता है कंपनी को फॉर्म करने में और फुल्ली इंटरेस्टेड होता है कंपनी को बनाने में, और सारा डिसीजन वो ही लेता है कंपनी की फॉर्मेशन में, और उसके डिसीजंस को डायरेक्टर भी फॉलो करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी फॉलो करते हैं, और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है सारे अफेयर्स ऑफ द कंपनी को, वही प्रमोटर होता है. तो हम लोग क्या जानेंगे प्रमोटर कौन होता है? जो कि फॉर्म करता है कंपनी को, जिसके आइडियाज से कंपनी फॉर्म होती है, जो सारा कंट्रोल करता है, कंपनी को फुल्ली कंट्रोल करता है, जो अपना सर्विस देता है मोर देन प्रोफेशनल कैपेसिटी, और जिसके आइडियाज और जिसके एडवाइस और डायरेक्शन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वर्क करते हैं और उनके सुनते हैं. सो प्रमोटर्स कौन है? प्रमोटर इज एंगेज्ड और इंटरेस्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी. द पर्सन हु इज, मतलब जो भी बंदा इंटरेस्टेड और एंगेज्ड है इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, वो प्रमोटर है. जो कि अंडरटेक टू फॉर्म अ कंपनी फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और पर्पस, जिसका पर्पस है, जो प्रोजेक्ट लेके आया है, जिसका आइडिया है, वो प्रमोटर है. और वो अंडरटेकन, जो कि अंडरटेक कर रहा है उसको बनाने में, जो रेंडर कर रहा है अपना सर्विस मोर देन प्रोफेशनल कैपेसिटी. और प्रोफेशनल कैपेसिटी क्या है? प्रोफेशनल मतलब कि अगर हम लोग कंपनी फॉर्म करते हैं तो हम लोग अदर प्रोफेशनल्स की भी हेल्प लेते हैं. जैसे कि हम लोग ने हेल्प लिया सीए का फॉर फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी की फाइलिंग में, या लॉयर का लिया, या सॉलिसिटर का लिया, तो उन लोग का भी हम लोग हेल्प लेते हैं एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी. लेकिन उन लोग प्रमोटर नहीं हो सकते. प्रमोटर वही है जो प्रोफेशनल कैपेसिटी से ज़्यादा अपना सर्विस दे, वो प्रमोटर होता है, जिसका आइडिया रहता है, जिसके एडवाइस और डायरेक्शन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी काम करना पड़ता है, जो कंट्रोल करता है कंपनी के अफेयर्स को डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी, और जिसका नाम भी प्रोस्पेक्टस और एनुअल रिटर्न में देते हैं. He is named as a promoter in the prospectus और annual return. प्रमोटर का नाम भी प्रोस्पेक्टस और एनुअल रिटर्न में जाता है. तो ये प्रमोटर का डेफिनेशन हो गया. इन सिंपल वर्ड्स हम लोग क्या बोलेंगे? प्रमोटर कौन है? प्रमोटर वो है जो कि कंपनी को फॉर्म करता है, जिसके आइडिया से कंपनी फॉर्म होती है और सारे स्टेप्स लेता है फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, हु मेक ऑल स्टेप्स फॉर इट्स इनकॉर्पोरेशन. Person who form the company, who give idea for forming the company, who take all these steps for its incorporation. तो ये प्रमोटर है. अब आप आइए, इनकॉर्पोरेशन हम कैसे करेंगे? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कैसे होगी? क्या क्या हम लोग को डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं आरओसी को कि हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाए? सेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू फाइल टू आरओसी. क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फॉर्म होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फाइल होगा? एक तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. अब एमओए
क्या होता है, एक कंपनी का फुल डिटेल और ऑब्जेक्ट होता है वो MOA होता है, जिसमें हम लोग कंपनी की पूरी जानकारी और पूरी एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है फॉर फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, प्रोसेस ऑफ द कंपनी। तो MOA क्या होता है, रिप्रेजेंट द चार्टर ऑफ द कंपनी। इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्रिपेयर किया जाता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन। जब कंपनी हम लोग बनाएंगे तब हम लोग एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाएंगे और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ द कंपनी टू डिफाइन इट्स रिलेशनशिप विद द शेयर होल्डर्स एंड इट स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव फॉर विच द कंपनी हैज बीन। किस ऑब्जेक्ट से हम लोग कंपनी को बना रहे हैं उसकी सारी डिटेल्स MOA में होती है। तो वो MOA क्या है, एक चार्टर ऑफ द कंपनी है जो कि रिप्रेजेंट करती है कंपनी को, एक लीगल डॉक्यूमेंट है ड्यूरिंग द, जो कि बनाया जाता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ द कंपनी, और जो डिफाइन करता है रिलेशनशिप विद शेयर होल्डर एंड जो स्पेसिफाई करता है ऑब्जेक्ट, किस पर्पस के लिए हम लोग कंपनी बना रहे हैं। तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब हम लोग क्या क्या जमा करेंगे ROC में, एक तो MOA के बारे में हम लोग ने जान लिया कि MOA क्या होता है। उसके बाद अब हम लोग जानेंगे MOA के साथ हम लोग क्या जमा करेंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, जो कि डिफाइन करता है रूल्स एंड रेगुलेशन की कंपनी किस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगी। इज ए डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग, जो कि कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें सारे डिफाइन होते हैं, तो वो भी जमा करना पड़ेगा। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट गवर्न द कंपनी। और ये दोनों में MOA और आर्टिकल जो हम लोग जमा करेंगे ROC में, वो दोनों साइंड होने चाहिए बाई ऑल द डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स एंड सब्सक्राइबर्स। सबका साइन होना चाहिए उसमें, और वो हम लोग ROC में जमा करेंगे। पहला डॉक्यूमेंट क्या हो गया, एक मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम हम लोग ने जान लिया कि उसमें ऑब्जेक्ट रहता है कंपनी का, और आर्टिकल होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब हम लोग क्या जमा करेंगे, और ये दोनों साइन बाय द डायरेक्टर्स, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जितने शेयर होल्डर्स हैं जो कि अपना पैसा लगाए हैं कंपनी में, और सब्सक्राइबर्स, उन लोग ने भी अपना पैसा लगाया है कंपनी को फॉर्म करने के लिए, तो वो सारे का सिग्नेचर भी जाता है। अब किसका डिक्लेरेशन जाएगा, अब इसको कंपनी को बनाने में लीगल प्रोसीजर कौन कर रहा है, CA कर रहा है, CS कर रहा है, CMA कर रहा है, जो भी जिसको भी अपॉइंट किया है कंपनी ने, तो उनका भी डिक्लेरेशन जाता है कि कंपनी हैज फुलफिल ऑल द, कि हम लोग ने चेक किया है कि कंपनी ने सारा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया है जो कि एक्ट में लिखा हुआ है। तो ये हमारा डिक्लेरेशन है जो कि हम लोग सबमिट कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। तो वो भी CS का भी सर्टिफिकेट जाता है, कि डिक्लेरेशन जाता है कि कंपनी हैज फुलफिल ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिटेन इन द एक्ट। और क्या डॉक्यूमेंट जाता है, डिक्लेरेशन फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर, सब्सक्राइबर, सबका डिक्लेरेशन जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सब्सक्राइबर्स का जनरली जाता है कि ही इज नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंसेस, कि हम लोग ने कोई ऑफेंस नहीं किया है एट द टाइम ऑफ फॉर्मिंग ए कंपनी, इज नॉट गिल्टी ऑफ फ्रॉड। और ये जो प्रूफ होता है ये लास्ट 5 years का जाता है। और हम लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर रहे हैं ROC में वो करेक्ट है अकॉर्डिंग टू आवर बिलीफ एंड नॉलेज। सो ये डिक्लेरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देते हैं, ये भी जाता है। तो पहला मेमोरेंडम एंड एसोसिएशन, दूसरा डिक्लेरेशन बाय CA और CS और CMA, तीसरा डिक्लेरेशन फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दैट दे आर नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंसेस or they are not guilty of any fraud, or the documents which they submit to ROC is true and correct and according to their knowledge and belief। फिर क्या वो लोग जमा करते हैं, और क्या जमा करते हैं ROC में, उन लोग जमा करते हैं फुल डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, सब्सक्राइबर्स,
उनका डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर जाता है, केवाईसी प्रॉपर, कि उन लोग का नेम, सरनेम, डिन नंबर, एड्रेस, नेशनलिटी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जितने भी डायरेक्टर्स और सब्सक्राइबर्स हैं जो कि पैसा लगाए हैं अपना कंपनी में, उनका पूरा डिटेल जाता है आरओसी में। तो ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। तब आरओसी जब वेरीफाई कर लेता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स इज ट्रू एंड करेक्ट और अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन, आरओसी जब वेरीफाई करता है तो आरओसी एक सर्टिफिकेट इशू करता है किसको, आरओसी एक सर्टिफिकेट इशू करता है कंपनी को कि ठीक है हम लोग आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, अगर वो अपने आरओसी सेटिस्फाई हो जाता है कि सारा डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द कंपनी इज ट्रू एंड करेक्ट, तब उन लोग एक सर्टिफिकेट देता है और फिर कंपनी के पास एक सर्टिफिकेट आ जाता है कि हम लोग की कंपनी आरओसी में रजिस्टर हो गई है और वी आर रेडी टू स्टार्ट आवर बिजनेस। तो द रजिस्टर ऑन द बिजनेस बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो रजिस्टर है आरओसी है ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन जो हम लोग ने फाइल की है, जो कंपनी ने फाइल की है, द रजिस्टर ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन फाइल, रजिस्टर कर लेता ऑल द इंफॉर्मेशन इन हिज रजिस्टर एंड देन वेरीफाई, आफ्टर वेरीफाइंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स इज करेक्ट, issue certificate of incorporation in prescribed form INC 11 that the proposed company incorporated under the act। अब जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तब क्या होता है, कंपनी को एक सिन नंबर अलॉट होता है, आरओसी एक सिन नंबर देती है। तो वो सिन नंबर एक कंपनी का एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी नंबर है, जो कि कंपनी की एक आइडेंटिटी है कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। वो कब से दी जाती है, फ्रॉम द डेट, जो कि इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में जो डेट दी जाती है, जो रजिस्ट्रार देता है कंपनी को, विच शैल बी द फ्रॉम द डेट मेंशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द रजिस्ट्रार शैल अलॉट, उसी दिन से अलॉट हो जाता है कंपनी को एक सिन नंबर, जो कि कंपनी का एक डिस्टिंक्ट यूनिक आइडेंटिटी है, कंपनी की एक आइडेंटिटी है कि वी आर नाउ रजिस्टर्ड इन आरओसी एंड वी हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। फिर क्या होता है, आफ्टर गेटिंग इनकॉर्पोरेटेड बाय द कंपनी, कंपनी को क्या करना पड़ता है, सारा अपना डॉक्यूमेंट जो भी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो कि उसने फाइल की थी आरओसी में, उसको मेंटेन करना पड़ता है। मेंटेन कब तक करना पड़ता है, जब तक कि कंपनी अपनी बिजनेस को डिसोल्यूशन नहीं कर दे या वाइंड अप नहीं करते, मतलब टिल द टाइम कंपनी अपनी बिजनेस को चला रही है, या जब तक कि वो अपने बिजनेस को वाइंड अप नहीं कर दे, तब तक उसको सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में, जो कि उसकी रजिस्टर्ड हेड ऑफिस होती है, उसमें मेंटेन करनी पड़ती है, वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो मेंटेनेंस ऑफ कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन, the company shall maintain and preserve all its registered or at its registered office, अपने registered office में वो preserve करेगा क्या, copies of all documents and information which is originally filed to ROC, जो कि उसने originally file की थी ROC में, कब तक, till its dissolution under this act, जब तक कि कंपनी वाइंड अप नहीं हो जाए तब तक उसको वो डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। Now comes liable to be punished if furnished, अगर कंपनी ने या मेंबर ऑफ द कंपनी ने या प्रमोटर ने फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया आरओसी को, कब, किसके लिए, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, अगर उसने फॉल्स इंफॉर्मेशन सबमिट की आरओसी को, तब क्या होगा, तब बड़ा ही विचित्र कार्य होगा अंडर सेक्शन 447। वो क्या है,
वो पनिशेबल हो जाएगा। कब तक? उसको उसको या तो इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा या उसको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। सो लाइबल टू बी पनिश इफ फर्निश फॉल्स इंफॉर्मेशन टू द आरओसी। अगर उसने आरओसी को गलत इंफॉर्मेशन दी तो वो अंडर सेक्शन 447 के तहत उसको मिनिमम 6 महीना का इम्प्रिजनमेंट और मैक्सिमम 10 साल भी हो सकता है, और उसको पेनल्टी भी पे करना पड़ सकता है 3 times ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड। सो किसको? जो भी मेंबर उस टाइम प्रेजेंट थे एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, उनको एनी पर्सन, जो भी पर्सन फर्निश करेगा एनी फॉल्स और इनकरेक्ट पर्टिकुलर ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन, और सप्रेस एनी मटेरियल, कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन को छुपाएगा, ऑफ विच ही इज अवेयर in any of the documents filed with the registrar in relation to incorporation of the company इनकॉर्पोरेट होने के टाइम पे अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स वो छुपाएगा, शैल बी लाइबल टू बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 447। क्या पनिशमेंट मिलेगा? इम्प्रिजनमेंट ऑफ मिनिमम 6 months और मैक्सिमम, मिनिमम 6 महीना की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और मैक्सिमम 10 साल भी हो सकता है, और उसको पेनल्टी भी पे करना पड़ सकता है। कब तक? कितना? 3 times ऑफ द अमाउंट, जितना इन्वॉल्व था फ्रॉड का उसका 3 गुना उसको। ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल अंडर सेक्शन 420 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब जब हम लोग ने कंपनी इनकॉर्पोरेट की, अपना सारा डॉक्यूमेंट्स जमा किया आरओसी में, कंपनी ने सारा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, तब कंपनी क्या करेगी? अगर ट्राइब्यूनल को लगेगा कि कंपनी ने जो इंफॉर्मेशन जमा की है आरओसी को वो गलत है या फॉल्स है, तब ट्राइब्यूनल के पास पावर है अंडर सेक्शन 420 कि वो एक ऑर्डर पास कर दे, और उस ऑर्डर में कंपनी क्या कर सकती है, वो मतलब जो ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास करेगी कंपनी के अगेंस्ट में, तो ट्राइब्यूनल के पास पावर है कि वो कंपनी का नाम भी रिमूव कर सकती है फ्रॉम द रजिस्ट्रार, वाइंडिंग अप का भी ऑर्डर दे सकती है कंपनी को कि आपने गलत इंफॉर्मेशन हमें दी है या आरओसी को जमा की है, तो आप वाइंड अप कीजिए अपना कंपनी, या बोल सकती है कि आप अपना एमओए या एओए को चेंज कीजिए। एमओए मतलब मेंबर ऑफ एसोसिएशन, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज कीजिए, या कंपनी को बोल सकती है कि आपका लिमिटेड लाइबिलिटी था, अब उसको अनलिमिटेड भी कर सकती है। तो ट्राइब्यूनल के पास ये पावर है कि वो कंपनी को के अगेंस्ट में ऑर्डर पास कर सकती है, जो कि ये सब क्राइटेरिया में भी बोल सकती है। ट्राइब्यूनल बोल सकता है कि आप रिमूव कीजिए अपना नेम फ्रॉम द रजिस्टर, ऑर्डर पास कर सकती है, या वाइंड अप बोल सकती है कंपनी को करने के लिए, या बोल सकती है कि आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज कीजिए, या उन पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी लगा सकती है। तो ऑर्डर ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास करती है, लेकिन ट्राइब्यूनल कब ये करेगी? जब ट्राइब्यूनल को लगेगा द ट्राइब्यूनल में आफ्टर गिविंग द पार्टीज, लेकिन ये जब ऑर्डर पास होता है तब ट्राइब्यूनल एक बार कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देती है कि आपकी भी बात सुनी जाएगी, और आपकी बात जब ट्राइब्यूनल को लगेगा कि सब ठीक है, थिंक फिट, तभी वो ऑर्डर पास करेंगे। तो ट्राइब्यूनल में आफ्टर गिविंग द पार्टीज, सभी पार्टी को, जो भी थर्ड पार्टी है या कंपनी है, सभी को अपॉर्चुनिटी देगी बोलने का। तो द ट्राइब्यूनल में आफ्टर गिविंग द पार्टीज टू एनी प्रोसीडिंग बिफोर इट अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, बोलने का मौका सभी को देगी, तभी वो ऑर्डर पास करेंगे। After giving the parties to any proceeding before it a reasonable opportunity of being heard, pass such order thereon as it thinks fit. तभी अगर उसको लगेगा कि हाँ ऑर्डर पास करना है तभी वो पास करेगी, लेकिन बिफोर पासिंग एन ऑर्डर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाता है कंपनी को। द ट्राइब्यूनल में एट एनी टाइम, और क्या करेगी ट्राइब्यूनल में? एट एनी टाइम विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर पास करने के बाद
कंपनी को फिर एक मौका और जरूर देगी। द ट्राइब्यूनल में एट एनी टाइम विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर with a view to rectifying any mistakes apparent from the record, amend any order passed by it, and shall make such amendment if the mistakes is brought to its notice by the party। अब ट्राइब्यूनल को लग रहा है कि पार्टी ने मिस्टेक किया है और पार्टी खुद से आके ट्राइब्यूनल को मतलब अपना मिस्टेक दिखा दे रही है कि ये मेरा मिस्टेक हुआ, हम उसको रेक्टिफाई करना चाहते हैं या मिस्टेक को ठीक करना चाहते हैं जो कि हम लोग ने जमा कर दिया भूल से, तो वो कर सकता है। अगर ट्राइब्यूनल ने कोई ऑर्डर पास कर दिया तो उस ऑर्डर के पास करने के 2 साल के अंदर ट्राइब्यूनल अपना ऑर्डर रेक्टिफाई भी कर सकता है, अमेंड भी कर सकता है, अगर जो कि जिसको पार्टीज अपना मिस्टेक्स को ट्राइब्यूनल के नोटिसेज में लाए। तो अगर पार्टी अपना मिस्टेक को ट्राइब्यूनल के नज़र में लाता है तो वो जो ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर पास किया उसको वो चेंज भी कर सकता है विद इन 2 years फ्रॉम द पासिंग ऑफ ऑर्डर, प्रोवाइडेड नो सच अमेंडमेंट शैल बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्डर अगेंस्ट विच एन अपील। तो अगर पार्टीज, दोनों पार्टीज या तो ट्राइब्यूनल या पार्टी जो है, कंपनी है, अगर अपील में चली जाती है तो कोई भी ऑर्डर रेक्टिफाई नहीं हो सकता। तो अपील में अगर नहीं जाएगी तभी रेक्टिफाई होगा ऑर्डर, अगर अपील में चली जाती है तो कोई भी ऑर्डर अमेंड नहीं हो सकता। और एक बात कि जब ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास करेगी तो देखिए अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी कंपनी को और देखेगी कि कंपनी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन तो नहीं है, कोई थर्ड पार्टी ऑब्लिगेशन तो नहीं है, या कंपनी ने ड्यूरिंग दैट ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस और बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, मतलब आफ्टर इनकॉर्पोरेशन एंड बिफोर कमेंसमेंट कंपनी ने कोई ट्रांजेक्शन तो नहीं किया है जो कि कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी इनकर हो रही है, या थर्ड पार्टी, मतलब आप कंपनी एक फॉर्म कर रहे हो तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपने किए होंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को भी मद्देनजर रखते हुए ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास करेगा, क्योंकि इसमें आपका पैसा तो लगा हुआ है और दुनिया का भी, मतलब शेयर होल्डर्स का जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका भी पैसा लगा हुआ है, तो वो ये भी देखेंगी तभी वो ऑर्डर सबके हित में रख के ही ऑर्डर पास करेंगी। तो ट्राइब्यूनल शैल सेंड, ये पॉइंट यहाँ पे, बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर ट्राइब्यूनल also look into the transaction entered by the company including the obligation और पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, की कंपनी के ऊपर कोई लाइबिलिटी तो नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन कंपनी ने इंटर तो नहीं किया है जो कि ऑर्डर पास करने से प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको कंपनी ट्राइब्यूनल पहले लुक आफ्टर करेगा तभी ऑर्डर पास करेगा। और फिर क्या करेगा ट्राइब्यूनल, सेंड अ कॉपी ऑफ ऑर्डर टू एवरी पार्टी कंसर्न, जो भी इन्वॉल्व है सभी को ऑर्डर का कॉपी जाएगा। ये हो गया ट्राइब्यूनल का। अब हम आएंगे कि इनकॉर्पोरेशन इज अ लेंदी प्रोसेस, इट विल टेक टाइम, 10 से 15 दिन मिनिमम लग जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक नया फॉर्म ऑफ इनकॉर्पोरेशन लाया जो कि इलेक्ट्रॉनिकली आप बैठे बैठे अपने घर से या ऑफिस से कर सकते हो, अपनी कंपनी को फॉर्म कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली इन अ सिंप्लीफाइड वे, इन अ इजी वे। तो मिनिस्ट्री हैज नोटिफाइड अ न्यू फॉर्म कॉल्ड सिंप्लीफाइड प्रोफोर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, जो कि आप इलेक्ट्रॉनिकली अपनी कंपनी को, पहले मैनुअली होता था अब इलेक्ट्रॉनिकली हो जाएगा, उसको स्पाइस नाम दिया गया है, दैट इज सिंप्लीफाइड प्रोफोर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। तो मिनिस्ट्री क्या की है, हैज नोटिफाइड अ न्यू फॉर्म जो कि ई फॉर्म बोला जाता है जिसको, और उसका नाम दिया गया है सिंप्लीफाइड प्रोफोर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, इन शॉर्ट स्पाइस।
कब हुआ है ये? ऑन October 2nd 2016 से आया है ये, विद द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फॉर, किस ऑब्जेक्ट से ये किया गया है कि काम जल्दी हो, स्पीड में हो और इजी वे में हो, और जल्दी बिजनेस को फॉर्म किया जाए, और जितना बिजनेस बढ़ेगा उतना इनकम भी बढ़ेगा। तो on October 2, 2000 with the specific object of providing speedy incorporation related service within stipulated time frame, कि कम टाइम में जल्दी से स्पीडी इनकॉर्पोरेट हो सके, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो सकते, कम टाइम में आप इनकॉर्पोरेट कर सकते इलेक्ट्रॉनिकली। और ये जैसे कि अपने मैनुअली 10 डेज लगते हैं, तो इसमें मिनिमम लेस देन ही लगेगा, जो कि आप जनरली करते हो उससे कम ही टाइम लगेगा, 2 डेज या 3 डेज। और क्या है स्पाइस? क्या है स्पाइस? इज अ कम्प्रिहेंसिव फॉर्म थ्रू विच एन एप्लीकेशन, अब इसमें क्या क्या आप जमा कर सकते हो, जो आप मैनुअली जमा करते हो वो आप इलेक्ट्रॉनिकली जमा करते हो। नेम रिजर्वेशन, जब आप कोई भी नाम रिजर्व करोगे तो वो जमा करना पड़ेगा आपको। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का मतलब सिन नंबर जमा करना है। अलॉटमेंट ऑफ डिन, सिन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, अलॉट डिन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, सब आपको इलेक्ट्रॉनिकली जमा करना पड़ेगा। INC 32 मस्ट बी अकम्पनीड बाई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आएगा? अब आप फॉर्म INC 32 भरोगे, उसके साथ आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाओगे, जैसे डिटेल ऑफ डायरेक्टर, सब्सक्राइबर, उनका एफिडेविट का कॉपी, डिक्लेरेशन ऑफ CA, आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ द डायरेक्टर्स, सब्सक्राइबर्स, एड्रेस प्रूफ, MOA, AOA, सब चीज आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करोगे और फिर वो फॉर्म भरोगे। तो उससे क्या होता है टाइम कंज्यूम कम लगता है और जल्दी ये काम होता है, कंपनी जल्दी फॉर्म होती है। वंस द ई फॉर्म इज फाइल, एक बार ई फॉर्म फाइल हो जाता है ऑनलाइन, तो द प्रोसेस, अब MC अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर में चला जाता है, वहां से उन लोग अपना वेरिफिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई इलेक्ट्रॉनिकली या मैनुअली। अब जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तब कंपनी कमेंस हो जाती है। कंपनी कमेंस हो जाती है तो उसके बाद कंपनी का क्या फीचर रहता है वो सारा आ जाता है कंपनी में। तो उसका इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 9 में क्या बोला जाता है? जो भी कंपनी की फीचर्स है, जब इनकॉर्पोरेट हो जाती है कंपनी तब उसमें सारी फीचर्स आ जाते हैं, उसके पास कंपनी के पास सारा पावर आ जाता है, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, सब कंपनी के मेंबर्स और डायरेक्टर्स के पास पावर आ जाता है कि वो लोग डिसीजन ले सके। कंपनी परपेचुअल सक्सेशन, हैविंग अ परपेचुअल सक्सेशन आ जाता है, कंपनी के पास पावर आ जाता है कि वो प्रॉपर्टी को होल्ड कर सके, चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टैंजेबल हो, इनटैंजेबल हो। कंपनी के पास पावर आ जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके किसी के साथ भी, एक बिजनेस चला सके, उसको स्यू कर सके या शूट कर सके। सो फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिस दिन से डेट मेंशन हुआ है, सच सब्सक्राइबर, जो भी सब्सक्राइबर्स है जो पैसा लगाए हैं कंपनी में, टू द मेमोरेंडम एंड ऑल अदर पर्सन, जो भी अदर पर्सन एज में फ्रॉम टाइम टू टाइम बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी, मेंबर हो जाते हैं वो लोग। शैल बी बॉडी कॉर्पोरेट बाय नेम, अपनी अब कंपनी एक सेपरेट बॉडी, सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई, उनका एक कंपनी का एक नाम हो गया। कंटेन इन द मेमोरेंडम, जो कि मेमोरेंडम में है, केपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑल फंक्शंस ऑफ इनकॉर्पोरेट, सारे फंक्शंस को वो कंपनी के पास पावर आ गया कि वो सारे फंक्शंस को एक्सरसाइज कर सके जो एक कंपनी कर सकती है अंडर दिस एक्ट। हैविंग परपेचुअल सक्सेशन विद द पावर टू एक्वायर, कंपनी के पास पावर हो गया कि एक्वायर कर सके, होल्ड कर सके, डिस्पोज कर सके एनी प्रॉपर्टी, जो कि मूवेबल हो, अनमूवेबल हो, टैंजेबल हो, इनटैंजेबल हो। कंपनी के पास पावर आ जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके एंड टू शू एंड टू बी शूड बाय द सेम डे। सो इसको इन शॉर्ट हम लोग समझेंगे। इन सिंपल वे आई कैन से कंपनी हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस,
कंपनी का खुद का एक एग्जिस्टेंस आ जाता है, कंपनी परपेचुअली सक्सेशन, मतलब एक परपेचुअल सक्सेशन आ जाता है कंपनी के पास। कंपनी के पास पावर आ जाता है कि वो मेंबर्स और मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स का ओनरशिप सेपरेटली दे सके। कंपनी एक सेपरेट बॉडी कॉर्पोरेट हो जाती है, सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है। एबल कंपनी के पास पावर आ जाता है कि वो ट्रांसफर कर सके शेयर्स को, कंपनी की लिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है, और पावर टू एक्वायर प्रॉपर्टी बोथ इमूवेबल एंड मूवेबल। सो ये सब फीचर्स आ जाते हैं जो कि आफ्टर इनकॉर्पोरेशन किसी कंपनी में आने चाहिए। तो सारे फीचर्स आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ कंपनी में आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन। सेक्शन 10A आया है। सेक्शन 10A क्या बोलता है? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब कमेंसमेंट कब होता है बिजनेस? इनकॉर्पोरेशन हुआ आपका कंपनी का, जैसे कि आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट आपने अप्लाई किया 30 मार्च को, आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, आपने सारा फॉर्म्स डॉक्यूमेंट जमा किया 2 अप्रैल को, और 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। तो जो इनकॉर्पोरेशन का बीच का पीरियड है और इनकॉर्पोरेशन से कमेंसमेंट तक का बीच का पीरियड जो है, उसमें जो भी अगर कंपनी ट्रांजेक्शन करती है तो हम लोग प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन सेक्शन 10A कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग सेक्शन 10A कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के बारे में बात करते हैं। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कंपनी, तो कंपनी एक डिक्लेरेशन जमा करेगी। किसको? आरओसी में एक डिक्लेरेशन जमा करेगी। नहीं, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेशन होने के बाद अगर जमा करती है तो वो अपने बिजनेस को कमेंस नहीं कर सकती। क्या डिक्लेरेशन जमा करेगी? ना तो कमेंस चालू कर सकती है, ना कुछ बोरो कर सकती है, ना शेयर कैपिटल वो रेज कर सकती है। तो ना तो कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द कंपनी having a share capital shall not commence, अपनी बिजनेस को चालू भी नहीं कर सकती, एक्साइज भी नहीं कर सकती है, एंड एक्साइज यानी बोरोइंग पावर भी नहीं होता कंपनी को, जब तक कि वो डिक्लेरेशन जमा नहीं कर दे। डिक्लेरेशन क्या चीज का? डिक्लेरेशन इज फाइल्ड बाय डायरेक्टर विद इन अ पीरियड ऑफ, कब तक? 180 डेज, 6 महीना के अंदर, 180 डेज ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, उसके 180 दिन के अंदर में डायरेक्टर्स को डिक्लेरेशन जमा करना है in a form verified in such manner as may be prescribed with the registrar, and that every subscriber to the memorandum has paid the value of the shares agreed to be taken by him on the date of making of such declaration। मतलब क्या है? डिक्लेरेशन जमा करना है किसको? डायरेक्टर्स को, विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन होने के 180 दिन के अंदर डायरेक्टर जमा करेगा डिक्लेरेशन आरओसी में कि जितने भी सब्सक्राइबर है जो कि प्रेजेंट थे एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उन लोग ने, जिनका नाम मेमोरेंडम में है, उन लोग ने सारी अपनी पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स एग्रीड टू बी टेकन बाय हिम, जो कि उन लोग ने ली है ऑन द डेट ऑफ मेकिंग सच डिक्लेरेशन। और क्या डिक्लेरेशन जमा करेंगे? द कंपनी हैज फाइल्ड विद इन द रजिस्टर वेरिफिकेशन ऑफ इज रजिस्टर्ड, कि हम लोग का ये रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसको आप वेरीफाई कर लीजिए। कंपनी को वेरिफिकेशन रजिस्टर्ड ऑफिस का भी जमा करेंगे डिक्लेयर। द कंपनी हैज फाइल्ड विद द रजिस्टर वेरिफिकेशन ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, जो उसकी ऑफिस कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस है, वो उसके बारे में भी डिक्लेरेशन जमा करेंगे। एड्रेस के बारे में, एड्रेस प्रूफ। इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड, अगर कंपनी इसमें डिफॉल्ट हो जाती है और 180 डेज के अंदर में जमा नहीं करती है, तो कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी और कंपनी पे पेनल्टी लग जाएगी, और जो भी मेंबर या डायरेक्टर है उनको भी लाइबल, जो भी ऑफिसर जो ड्यूरिंग दिस पीरियड में हैंडल कर रहे हैं कंपनी को, वो भी लाइबल हो जाएंगे इस पेनल्टी के। इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड,
In complying with the requirement of this section, the company shall be liable to penalty. कंपनी पे क्या लाइबिलिटी आ जाएगी? 50,000 रुपीज, 50,000 रुपया जमा करना पड़ेगा। और जो भी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट, जो कि डिफॉल्ट इसमें डिफॉल्ट में शामिल है, shall be liable to penalty of 1,000 rupees for each day, हर एक दिन, ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यू, कि ये डिफॉल्ट जब तक कंटिन्यू नहीं हो तब तक हर एक दिन का 1,000 रुपया पेनल्टी लगेगा ऑफिसर्स पे, और कंपनी को 50,000 रुपया पेनल्टी बोल के जमा करना पड़ेगा। और ये डिफॉल्ट 1,00,000 रुपया तक, जैसे कि एवरी ऑफिसर्स का मिनिमम 1,000 ईच डे बट नॉट एक्सीडिंग 1,00,000 रुपीज। सो कंपनी के ऊपर पेनल्टी कितना है? 50,000 रुपया, और ऑफिसर्स पे पेनल्टी है 1,000 ईच डे ड्यूरिंग विच डिफॉल्ट कंटिन्यू अप टू लिमिट ऑफ रुपीज 1,00,000, मैक्सिमम 1,00,000, उससे ज्यादा नहीं। वेयर नो डिक्लेरेशन हैज बीन फाइल्ड, अगर कंपनी आरओसी में 180 दिन के अंदर कोई डिक्लेरेशन नहीं फाइल करा और उसने बिजनेस भी नहीं चालू किया, कंपनी ने बिजनेस भी नहीं चालू किया और कंपनी ने डिक्लेरेशन भी नहीं जमा किया, तो आरओसी के पास पावर है कि वो बिजनेस के लिए बंद होने के लिए या उसका सिन नंबर कैंसिल करने के लिए प्रोसेस को एक्टिवेट कर सकती है, इनिशिएट कर सकती है, और उनका कंपनी का नाम रिमूव कर सकती है फ्रॉम द रजिस्ट्रार। So where no declaration has been filed with the registrar under clause A of subsection 1 within a period of 180 days of the date of incorporation of the company, and the registrar has reasonable cause to believe the company is not carrying on any business, registrar को पता है कि कंपनी बिजनेस भी नहीं चालू कर रही और डिक्लेरेशन भी नहीं जमा कर रही विद इन 180 डेज, तो क्या करेगा रजिस्ट्रार? आरओसी क्या करेगा? He may, without prejudice to the provision of subsection 2, initiate action for removal of the name of the company from the registrar. तो वो आरओसी एमसीए इनिशिएट कर सकता है स्टेप कि कंपनी का नाम रिमूव कर दिया जाए फ्रॉम द रजिस्ट्रार। ये था आज का टॉपिक। इफ यू लाइक प्लीज शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को दबा दीजिएगा तो यू विल गेट द फर्दर वीडियो नोटिफिकेशन।